डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये बात सीखी कि रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं। रेक्टिफिकेशन बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। रेक्टिफिकेशन की कितनी टाइप्स हैं जो हमने अपने सिलेबस के मुताबिक पढ़नी है? वो दो टाइप्स हैं जी, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। बेटा, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का जो टॉपिक है, अगर आप यूएचएस के सिलेबस में देखें तो वो कुछ ऐसे लिखा होगा, सिंगल डायोड फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी। तो हम बेसिकली इस टॉपिक में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एक्चुअली किस तरह से होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर एक बात क्लियर है कि वन हाफ ऑफ एसी, वन हाफ ऑफ एसी इज कन्वर्टेड टू डीसी। ये बात मैं दोबारा इस वजह से यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि जब मैं वेव फॉर्म की बात करूंगा तो बेसिकली हम इसी पॉइंट को रिकॉल कर रहे होंगे, इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करवाने के लिए यूज किसे किया जाता है? डायोड को। तो एक्चुअली डायोड को हम यूज करेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करवाने के लिए। तो डायोड को क्या बोला जाएगा? डायोड विल बी नोन एज रेक्टिफायर, यानी कि रेक्टिफिकेशन करवाने वाला। तो डायोड जो है बेसिकली ये रेक्टिफायर के तौर पे एक्ट करता है क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन करवा रहा है। अब आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक मैं वो सर्किट ड्रॉ करने जा रहा हूं जो कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को एक्सप्लेन करता है। लेट्स से ये एक एसी सोर्स है, इसे मैंने एक डायोड से, दिस इज अ डायोड, डायोड से कनेक्ट किया और यहां पर इसे एक लोड रेजिस्टेंस के साथ, या सिंपली आप इसे रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, इसके साथ मैंने इसे अटैच कर दिया। ठीक है जी। ये आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये डायोड का बेसिकली पी रीजन है, ये एन रीजन है। ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, एक्चुअली ये वोल्टेज या करंट इस फॉर्म में दे रहा होगा, अल्टरनेटिंग फॉर्म में। ठीक है। और यहां पर जो हमें इसकी वेव फॉर्म मिलेगी वो अभी लेटर ऑन हम डिस्कस करते हैं कि क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये देखें एक वेव फॉर्म नजर आ रही है, इसे मैं दोबारा यहां पे जरा क्लियरली ड्रॉ करता हूं। ये एक्चुअली एक वेव फॉर्म है, ये पॉइंट 0 है। एक पूरी वेव पास करने के लिए जो टाइम होता है रिक्वायर्ड, उसे कैपिटल टी कहते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है। अब इसका हाफ कर लें तो ये वाला जो पॉइंट डियर स्टूडेंट्स आपको नजर आएगा, इट विल बी t/2। तो ये जो आपको एक अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म नजर आ रही है अल्टरनेटिंग करंट की, ये बेसिकली उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है। दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ये जो आपका सोर्स है, इसकी पोलैरिटी ये होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल किसे फीड हो रहा है? यहां पे पी रीजन को, और नेगेटिव देखें, ये पोटेंशियल किसे फीड हो रहा है? एन रीजन को। तो एक्चुअली ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यानी 0 से t/2 तक, इसमें हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। और जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो एक्चुअली जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली अभी सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं मैंने, कि बेटा ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में क्लोज्ड स्विच के तौर पे बिहेव करेगा। तो आपको एक्चुअली ये ऐसे नजर आएगा, ये देखें, ये सर्किट इस तरीके से डायोड क्लोज्ड स्विच के तौर पे नजर आएगा यूं, और इस तरीके से आगे रेजिस्टेंस लगी होगी, और ये एक्चुअली हमारी लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब देखें, यहां पे मैं अगेन पोलैरिटी शो करूंगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस तरीके से करंट पास करेगा। तो आपने एक चीज देखी कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो वो क्लोज्ड स्विच के तौर पे पास करता है। तो जब डायोड करंट को पास करने देगा तो लोड रेजिस्टर में भी करंट आएगा। ठीक है। अब इसके अक्रॉस जो भी सिग्नल होगा हम उसे सीआरओ के जरिए, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो कि बेसिकली ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस सीआरओ लगाएंगे और सीआरओ बेसिकली अपनी स्क्रीन के ऊपर हमें वेव फॉर्म दिखा देगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने बात की कि 0 से t/2 तक क्या होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इसमें क्या होगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है t/2 से t तक क्या होगा। तो 0 से t/2 तक हमारा डायोड था फॉरवर्ड बाइस्ड और उसने क्लोज्ड स्विच के तौर पे बिहेव किया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट पास किया। अब इस नेगेटिव साइकिल के लिए ये पोलैरिटीज रिवर्स हो जाएंगी। अब पोलैरिटी क्या होगी? ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब ये नेगेटिव किसे मिलेगा? पी को। तो इसका मतलब है जो पी रीजन है उसका पोटेंशियल लो हो गया।
और ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ये किसे मिलेगा, ये n को मिलेगा। इसका मतलब है n का पोटेंशियल क्या हो गया, हाई हो गया। तो इसका मतलब ये वर्ड स्टूडेंट्स, इस नेगेटिव हाफ साइकिल में यानी t/2 से t तक डायोड रिवर्स बाइज्ड स्टेट में होगा। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, जब डायोड रिवर्स बाइज्ड स्टेट में होता है तो वो ओपन स्विच के तौर पे बिहेव करता है। तो एक्चुअली अगर इसकी भी हम एक डायग्राम ड्रॉ करें तो वो इस तरह की होगी। ये देखें, डायोड ओपन स्विच के तौर पे बिहेव करेगा तो लोड रेजिस्टर में से करंट पास नहीं कर रहा होगा। और एक्चुअली मैंने आपको अभी बताया कि यहां पर हम लोगों ने CRO लगाई होती है और CRO ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। तो जब डायोड रिवर्स बाइज्ड होगा तो उसमें से जो पास करने वाला करंट होगा वो 0 होगा। इस वजह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या जो लोड रेजिस्टर है उसके अक्रॉस भी करंट 0 होगा या उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा, जिसे CRO एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन के तौर पे डिटेक्ट करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहां पे ब्रीफ कर दूं जो कि आपको MCQs में पूछा जा सकता है। लेकिन 0 से t/2 तक डायोड कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वेरी लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, क्योंकि 0 से t/2 तक आपका डायोड क्या है, फॉरवर्ड बाइज्ड है। t/2 से t तक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर डायोड कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और वो वेरी लार्ज रेजिस्टेंस होती है और वो मेगा ओम के ऑर्डर की होती है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग इनपुट वर्सेस आउटपुट वेव फॉर्म का कंपैरिजन करेंगे। एक्चुअल क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसकी वेव फॉर्म से पूछा जाता है, तो इसलिए हम एक ही जगह पर कंपैरिजन कर रहे होंगे, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, जो इनपुट है वो एक साइनोसॉइडल वेव है। ठीक है जी, एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसे मैंने यूं इस तरीके से ड्रॉ कर दिया आपके सामने, ये। ठीक है जी, अब इसके कोरस्पॉन्डिंगली हम लोग ड्रॉ करेंगे आउटपुट वेव फॉर्म को। तो ये बेसिकली आपको दो वेव फॉर्म्स कंप्लीटली नजर आ रही हैं। ये देखें, एक ये वेव और सेकंड ये वेव। तो ये मैंने डॉटेड लाइंस इस वजह से लगाई हैं ताकि इनपुट के कोरस्पॉन्डिंगली हम लोग आउटपुट वेव को देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। तो ये देखें, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड होगा, करंट की कंडक्शन होगी। तो यहां जब लोड रेजिस्टर में से करंट पास करेगा तो CRO उसको ऐसे डिटेक्ट कर रहा होगा, इस तरीके से, ये ऐसे डिटेक्ट करेगा CRO। नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइज्ड। तो वहां पे जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि एक स्ट्रेट लाइन यूं नजर आ रही होगी आपको इस तरीके से। ठीक है, फिर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाएगा। फिर करंट की कंडक्शन यहां पे होगी, इस तरीके से आपको साइकिल मिलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में अगेन डायोड डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइज्ड। तो एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ जाएगी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहां पे कि इनपुट की, अगर इनपुट वेव की फ्रीक्वेंसी को मैं f कंसीडर कर लेता हूं तो मुझे बताइएगा आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। या फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड मैं टाइम पीरियड को भी डिस्कस कर सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो ये टाइम होगा। ठीक है जी, और यहां पे मैं शो कर दूंगा दिस इज कैपिटल T। अच्छा, आउटपुट के बारे में बताइए जरा। अगर इनपुट वेव की फ्रीक्वेंसी f है तो बताइए आउटपुट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो हमारे पास वेव आ गई है इसका मतलब है कि शायद फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है, कई कहते हैं फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई है। तो एक्चुअली इसे डिसाइड कैसे करते हैं ये जरा देखिएगा। जब आप लोग ये आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाएंगे ना कि वो कौन सी मिनिमम शेप है जो अपने आप को बार बार रिपीट करती है, तो आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी समझ में आ जाएगी। देखिए यहां पे इनपुट में ये वो मिनिमम शेप है, यहां से लेके यहां तक ये एक पूरी वेव है, और ये वो मिनिमम शेप है जो आपको बार बार अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। जब ये देखें, यहां से ये स्टार्ट हुई, यहां पे एंड हो गई, एक शेप कंप्लीट हो गई, एक वेव कंप्लीट हो गई। तो टाइम कितना लगा, कैपिटल T टाइम पीरियड। आगे से फिर स्टार्ट होगी। तो आउटपुट में भी आइडेंटिफाई करना है वो कौन सी मिनिमम शेप है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। आप बच्चे पता क्या सोच रहे होंगे, मैं बताता हूं। आप बच्चे सोच रहे होंगे कि शायद ये वो शेप है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। नो, रॉन्ग। तो एक्चुअली वो कौन सी शेप है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है डियर स्टूडेंट्स, वो ये शेप है, ये कंप्लीट। दिस कंप्लीट शेप इज वन वेव। रेक्टिफिकेशन के बाद आप जिसे कंप्लीट वेव बोलोगे वो ये वाली शेप होगी। अब इस शेप को पास करने में जितना टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड कहेंगे। तो देखें, यहां से स्टार्ट करें, यहां पे आ जाएं, तो मेरे ख्याल से आपको नजर आ रहा है जितना टाइम इनपुट की वेव को लगा
उतना ही टाइम आउटपुट की वेव को भी लगा, तो दोनों के टाइम पीरियड्स क्या हुए? सेम, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी f है, आउटपुट की भी फ्रीक्वेंसी f होगी। क्वेश्चन में आपको परेशान करने के लिए कहेगा अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी n है तो बताइए आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो भी n होगी। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी x है, जल्दी से बताइए आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो भी x होगी। अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से बात करूं, बेटा बताइए अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? 50 हर्ट्ज होगी। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल आया। वो कंक्लूजन ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल। आउटपुट की और इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी। अब एक और अहम पॉइंट, ये जो आपको आउटपुट पे वेव नजर आ रही है, इसे बोलते क्या है? क्या कहा जाता है? इसे पल्सेटिंग डीसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेटा इस वेव को हम नाम दे रहे हैं और उसका नाम क्या है? इसका नाम है जी पल्सेटिंग डीसी। दिस इज पल्सेटिंग डीसी। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो पल्सेटिंग डीसी है ये प्योर डीसी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, जो प्योर डीसी होता है ना, वो तो एक्चुअली इस तरह का होता है। ये देखिए, मैं आपको इतनी सी वर्क स्पेस में बता देता हूं। ये होता है जी प्योर डीसी, जो टाइम के लिहाज से अपने आप को कभी चेंज नहीं करता और अपनी एक वैल्यू पे कंसिस्ट करता है। ठीक है जी, इसे कहते हैं प्योर डीसी। ये पल्सेटिंग डीसी है। टेक्स्ट बुक में एक बात लिखी हुई है कि इस पल्सेटिंग डीसी की जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो रिपल्स हैं, हम उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस? ये देखिए ना, इतना गैप आ रहा है, यहां से लेके यहां तक गैप है। तो इन फ्लक्चुएशंस को कैसे कम कर सकते हैं? हम यहीं पे एक फिल्टर सर्किट लगा देते हैं। अच्छा, फिल्टर सर्किट कोई नई चीज नहीं है, जस्ट इस रेजिस्टर के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दें। वो कैपेसिटर यहां पे पहले कनेक्ट कर दें या बाद में कनेक्ट कर दें, आपकी ये जो आउटपुट वेवफॉर्म है ये थोड़ी सी स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि एक्चुअली वो फिल्टर सर्किट कैसे काम करता है। जस्ट इसको एज एन इंफॉर्मेशन आप लोगों ने मेमोराइज करना है कि एक्चुअली इसको स्मूथ बनाने के लिए, फ्लक्चुएशंस को मिनिमाइज करने के लिए हम यहां पे फिल्टर लगाते हैं। और फिल्टर बेसिकली एक कैपेसिटर होता है जो इस रेजिस्टर के पैरेलल में लगा दिया जाता है, जिससे ये जो वेवफॉर्म है उसकी फ्लक्चुएशंस काफी हद तक मिनिमाइज हो जाती हैं। खत्म नहीं होती, मिनिमाइज हो जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब एक और पॉइंट मैं आपको सिखा दूं। जब आप अपनी कीट्स को सॉल्व करने जाएंगे तो आपको वेरियस सर्किट्स नजर आएंगे रिगार्डिंग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब मैं एक सर्किट ड्रॉ करने जा रहा हूं, आप लोग आइडेंटिफाई कीजिएगा कि ये जो मैंने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है जी। ठीक है, अब ये सिंबल आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताया था कि ये बेसिकली ट्रांसफार्मर का सिंबल है। तो ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। यहां पर एक डायोड है इस तरीके से, और लास्ट में हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसे हम RL भी कह सकते हैं, एंड दिस इज डायोड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब ये डायग्राम आप लोगों ने देखी जिसमें मैंने एक डायोड कनेक्ट किया है। ठीक है जी, एक मेरे पास लोड रेजिस्टर है और एक मेरे पास ट्रांसफार्मर है और ये सोर्स है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जरा कान खोल के सुन लीजिए डियर स्टूडेंट्स। जब आप अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो वहां पर ये सर्किट डायग्राम आप लोग देखेंगे, लेकिन जब आप डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जाओगे तो आपको ये डायग्राम भी नजर आएगी कीट्स में। ये जो डायोड है ना, आप जरा गौर से सुनिएगा, ये डायोड बेसिकली एक बड़ा छोटा सा कंपोनेंट है। एक नाखून के साइज से भी बहुत स्मॉलर साइज होता है इसका, डायोड का। तो देखिए, ये डायग्राम कह रही है कि जब हम इसे डायोड को, लेट से मैं इस तरह बात करता हूं कि हम घरों में जिस तरह वोल्टेज यूज करते हैं 220 वोल्ट जो कि वापडा की तरफ से आ रहा है, अगर मैं इस माइक्रो कंपोनेंट डायोड को 220 वोल्ट दे देता हूं तो क्या ये डायरेक्टली 220 वोल्ट पे ऑपरेट होगा? कभी भी नहीं। तो एक्चुअली फॉर सेफ्टी पर्पसेस हम इस डायोड से पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? इस हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करके डायोड को फीड करता है, क्योंकि अगर आप डायोड को डायरेक्टली काफी हाई वोल्टेज देंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस हम इस डायोड को जो वोल्टेज देते हैं वो डायरेक्टली नहीं देते बल्कि स्टेप डाउन करके देते हैं। तो दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और देखें डियर स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम ड्रॉ किए मैंने, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, तो इस वजह से आपको यहां से भी पता चल रहा होगा कि ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। वर्किंग में किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा, जो वर्किंग मैंने पहले समझाई है वो इस पर एप्लीकेबल है। ठीक है जी।